तो दोस्तों एक बहुत बड़ा खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है और जिस तरीके का खबर खुल के आगे आ रहा है वो अगर सच हुआ तो ये भारत के लिए चिंता काफी बढ़ा सकता है। और दोस्तों इस खतरे को आप रशियन खतरा कह सकते हैं क्योंकि ये खतरा रशिया से रिलेटेड है। दोस्तों खतरा इतना भयंकर है कि इंडियन एयरफोर्स के कई सारे स्क्वाड्रन संपूर्ण रूप से ग्राउंडेड हो सकता है। इवन अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इससे इंडियन एयरफोर्स के 50% से भी अधिक एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो सकता है। हाल ही में द प्रिंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया कि इंडिया के द्वारा जो रशियन और सोवियत ओरिजिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि यूक्रेनियन और रशियन सप्लाई से मेंटेन होता है, मतलब रशिया और यूक्रेन से जिन हथियारों के स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई होता है वो फिलहाल रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बाद जिस तरीके से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा है उससे तो इफेक्ट हो ही रहा है। और अब पेमेंट एक ऐसे बड़े इशू बन चुका है जिससे अगर भारत जल्दी निपट नहीं पाया तो माना जा रहा है कि इससे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के ज्यादातर एयरक्राफ्ट ही कुछ ही समय के अंदर ग्राउंडेड हो जाएगा। और दोस्तों ये जो स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई मतलब पेमेंट रिलेटेड इश्यूज के कारण स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इससे इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों ही बेड़े मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इफेक्टेड तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट इंडियन एयरफोर्स के ऊपर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पेमेंट सही ढंग से हो नहीं पाने के कारण और पेमेंट में बाधा आने के कारण रशिया से इंडिया के लिए जो स्पेयर पार्ट्स, एमुनेशन और इक्विपमेंटों का सप्लाई होना था वो एक तरीके से हॉल्ट पड़ा हुआ है और ये अब इंडियन आर्म फोर्सेस के जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसके ऊपर भी असर डाल रहा है। अब दोस्तों द प्रिंट के रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि बड़े मात्रा में ऐसे इक्विपमेंट इंडियन एयरफोर्स में है जिसका संपूर्ण रूप से यह स्पेयर पार्ट्स रशिया से या यूक्रेन से आता था और पेमेंट के इशू के कारण यह स्पेयर पार्ट्स आ नहीं पा रहा है। और बताया जा रहा है कि इन स्पेयर पार्ट्स में अधिकतम फाइटर एयरक्राफ्ट और कुछ मिसाइलों के स्पेयर पार्ट्स है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में फिलहाल सुखोई 30 MKI और MiG-29 ही प्रमुख ऐसे एयरक्राफ्ट है जो रशियन ओरिजिन या सोवियत ओरिजिन का है और बेड़े के करीब 260 से अधिक एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI है और करीबन 60 के आसपास MiG-29 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में है और इंडियन नेवी में भी करीबन 45 के आसपास MiG-29 एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के एवैक्स एयरक्राफ्ट से शुरू करके एरियल रिफ्यूलर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके कई तरीके के ग्राउंड इक्विपमेंट और ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी रशियन ओरिजिन का है। आर्मी के बेड़े के T-72 और T-90 जैसे मेन बैटल टैंक रशियन और सोवियत ओरिजिन का है, जबकि आर्मी के कई सारे मिसाइल सिस्टम और कई सारे रॉकेट सिस्टम से शुरू करके आर्टिलरी सिस्टम भी रशियन ओरिजिन का है। हालांकि दोस्तों आर्मी के हथियारों को लेकर उस तरीके का चिंता नहीं है क्योंकि इनमें से ज्यादातर हथियार भारत में ही बनाया गया है और ज्यादातर हथियारों को भारत में ही फिलहाल मेंटेन किया जा रहा है और भारतीय कंपनियों से इसका ऑल्टरनेटिव मिल सकता है। लेकिन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स है जिसके लिए संपूर्ण रूप से भारत रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और दोस्तों ऐसे एक स्पेयर पार्ट्स भी अगर कम होता है तो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर पाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन के रूप में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को ही देखा जाता है और कुछ संख्या के अगर अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर और कुछ संख्या के C-130 और C-17 जैसे एयरक्राफ्टों को निकाल दिया जाए तो एयरफोर्स के संपूर्ण ट्रांसपोर्ट बेड़ा और हेलीकॉप्टर का बेड़ा जो है वो रशियन ओरिजिन का है। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट अगर ग्राउंडेड हो जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि इससे इंडियन एयरफोर्स को कितना बड़ा नुकसान होगा, जबकि रशियन ओरिजिन हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड होने पे तो भारत के ट्रांसपोर्टेशन में ही मुश्किल आ जाएगा। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में जो बड़े एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल फिलहाल भारत कर रहा है उसमें ज्यादातर संख्या रशियन है और दोस्तों इससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इवन खाली इफेक्ट एयरफोर्स को नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के मुश्किल आने पे इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इवन दोस्तों पार्लियामेंट के जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है उसके तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया और जल्द से जल्द सॉल्व करने का बात कहा गया। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत और रशिया के बीच में ऐसे फिलहाल यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के कारण कोई दूरी तो नहीं आया है, लेकिन पेमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि रशिया के ऊपर प्रतिबंध होने के बाद पेमेंट सही ढंग से नहीं किया जा पा रहा है। दोस्तों नए हथियारों के पेमेंट तो दूर का बात, अब तो पुराने हथियारों के पेमेंट भी काफी मुश्किल हो चुका है और इस बात का अंदाजा इसी चीज से ही लग जाता है कि पिछले साल एयरफोर्स को करीबन 85,000 करोड़ के बजट एलोकेट किया गया था, लेकिन एलोकेटेड बजट से काफी कम ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खर्चा किया जाना संभव हो पाया जो करीब 57,000 करोड़ रुपया था। और इस साल भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने एलोकेटेड बजट को कम कर दिया गया है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को लग रहा है कि जो पेमेंट है वो नहीं किया जा सकेगा और इससे बजट यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों इससे एक चीज तो ये भी सुनिश्चित हो गया है कि किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट रहना भविष्य के लिए काफी खतरनाक होगा और अब जिस तरीके से रशिया के ऊपर प्रतिबंध पड़ने पे भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसी तरीके से अगर आने वाले समय में भारत किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट रहा और उस देश के ऊपर प्रतिबंध पड़ा या फिर वो देश भारत से दूर हो गया तो भारत के लिए मुश्किल और बढ़ सकता है। मतलब संपूर्ण रूप से एक देश के ऊपर भारत को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और मेरा मानना तो यह है कि भारत को किसी देश के ऊपर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए बल्कि अपने हथियारों की जरूरतों को अपने बलबूते पे पूरा करना चाहिए। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया गया उसे
और मजबूत करना चाहिए ताकि भारत फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंक से शुरू करके आर्टिलरी और सबमरीन से शुरू करके एयरक्राफ्ट कैरियर तक सभी हथियारों को अपने बलबूते पे अपने देश में तेज रफ्तार में और बड़े मात्रा में बना सके। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे चर्चा ये हो रहा है कि भारत किस तरीके से अपने आप को हथियारों के मामले में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर सके और आने वाले समय में ऐसा किसी भी खतरे का सामना भारत को ना करना पड़े, तो वहीं पे दूसरी तरफ अब खबर ये है कि कोरिया जो कि भारत के साथ फिलहाल हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में कंपटीशन कर रहा है, उसके साथ भी भारत की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है जो कि भारत के टैंकों को और मजबूत कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया और इंडिया के द्वारा ज्वाइंटली अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर प्लेट का डेवलपमेंट किया गया है जो कि टैंक के आर्मर प्लेट के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया के ADD नामक एक नेशनल एजेंसी जो कि कोरिया के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है, वो एक इंटरनेशनल ज्वाइंट रिसर्च डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के तहत इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है और इस कोलैबोरेशन में एक हाई हार्डनेस स्टील और अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर प्लेट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। हालांकि दोस्तों ऐसे स्टील या आर्मर प्लेटिंग का एग्जैक्ट इस्तेमाल कहां पे होगा इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं दिया गया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल टैंकों में किए जाने का संभावना सबसे अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक ADD के द्वारा ऑलरेडी ऐसे आर्मर प्लेटिंग को भारत में मॉड्यूलर आर्मर स्ट्रक्चर के तहत साल 2021 में टेस्ट किया जा चुका है। अब दोस्तों ऐसे अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर को लेके जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इस तरीके के आर्मर को बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा और जो स्टील को हार्ड करने के लिए हीट प्रोसेसिंग से गुजारा जाता था उसका भी आवश्यकता नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर जो है वो स्टील के 100 टाइम हार्डनेस के बराबर होगा। अब दोस्तों इस तरीके के टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी के भी सम्मिलित होने का बात कहा जा रहा है, मतलब ऐसे अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दोस्तों ऐसे टेक्नोलॉजी से माना जा रहा है कि आने वाले समय के जो आर्मी के टैंक है वो और अधिक मजबूत होने के साथ साथ हल्का भी हो सकेगा और ऐसे टैंकों को नॉर्मल शेल से भेदना नामुमकिन होगा। दोस्तों अगर फिलहाल के स्टील के मुकाबले में ऐसे अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर 100 गुना अधिक हार्ड होता है तो आप समझ सकते होंगे कि इसे भेदना भी नॉर्मल आर्मर के मुकाबले में 100 गुना अधिक डिफिकल्ट होगा। संभावित दोस्तों आने वाले समय में इस तरीके के इक्विपमेंटों को भारत अपने मेन बैटल टैंक जैसे कि जोरावर जैसे टैंक और फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों में इस्तेमाल करे। और वहीं पे दोस्तों साउथ कोरिया भारत के साथ ही मिलकर इस तरीके के सामानों का डेवलपमेंट इसीलिए कर रहा है क्योंकि साउथ कोरिया को भारत में अपने टैंक और आर्मर्ड व्हीकलों के बिक्री का एक संभावनाएं नजर आ रहा है। और आपको पता ही होगा कि इंडिया के कई सारे टेंडर में भी साउथ कोरिया की तरफ से हिस्सा लिया जा रहा है, जिनमें इंडिया के हल्के वजन के टैंक से शुरू करके फ्यूचरिस्टिक टैंक इवन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के टेंडर तक शामिल है। जबकि साउथ कोरिया भारत को सबमरीन भी सप्लाई करना चाहता है और एक तरीके से प्रोजेक्ट 75I में साउथ कोरिया को ही एकमात्र दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट 75I अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत आगे बढ़ता है तो इसमें और भी कंपनियों के जुड़ने का संभावना है, लेकिन अगर टेंडर प्रोसेस में जुड़ता है तो इसमें साउथ कोरिया ही एकमात्र बचा हुआ टेंडर पार्टिसिपेट है। अब तो साउथ कोरिया इतने बड़ा मार्केट को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता और इसी कारण भारत के साथ मिलकर कई तरीके के इक्विपमेंटों को डेवलप करने का प्रस्ताव रख रहा है और कई तरीके के इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट भी कर रहा है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी है और भारत को कई सारे जगहों में टफ टाइम भी दे रहा है। इवन भारत के हाथ से एक बहुत बड़ा डील भी साउथ कोरिया के लिए ही निकल गया और साउथ कोरिया के हथियार के लिए नहीं बल्कि साउथ कोरिया के भयंकर लॉबिंग के लिए निकला है। ऐसे में साउथ कोरिया के साथ मिलकर ऐसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना कितना उपयोगी होगा या कितना नुकसानदायक होगा ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा।